हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास है क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर के जो है लगभग 18 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2011 से लेकर के 2026 के बीच में जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सभी के सभी जो है आज की इस क्लास में हम आपको याद करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है, समझ में आता है, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर आप कीजिएगा। और इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना होगा 12th बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, आइए अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जी। रिकैप्चुलेशन सिद्धांत को परिभाषित करें। अब उससे पहले यदि आपसे बाबू क्वेश्चन पूछ देवे कि रिकैप्चुलेशन सिद्धांत के हिंदी बताओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पुनरावृत्ति सिद्धांत। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है एक और है 15, ये दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन होंगे। यहां पे पुनरावृत्ति पूछा है, इसी का अंग्रेजी जो है यहां पे पूछा है रिकैप्चुलेशन। ठीक है, आपसे पूछा कि ये सिद्धांत जो है किसने दिया है, आप कहिएगा कि अर्नस्ट हेकल ने दिया है। क्या आप कहेंगे भाई साहब? अर्नस्ट हेकल ने जो है यह सिद्धांत दिया है। लेकिन क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि भाई परिभाषा बताना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि किस, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रिकैप्चुलेशन सिद्धांत किसने दिया, अर्नस्ट हेकल बताएंगे। लेकिन परिभाषा पूछे कि क्या होगा, तब लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विकास जो है जातीय विकास का पुनरावृत्ति होता है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विकास जातीय विकास के पुनरावृत्ति होता है। अर्थात भ्रूण का जब विकास होता है, भ्रूण अपने विकास के दौरान अपने पूर्वजों के गुणों को जो है दोहराता है। क्या लिखेंगे? आपको याद हुआ कि नहीं हुआ जी? आपसे तो पहले पूछ दिया यदि ऑब्जेक्टिव में कि रिकैप्चुलेशन सिद्धांत किसने दिया था, अर्नस्ट हेकल ने दिया था। ये सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विकास जातीय विकास की पुनरावृत्ति है। अर्थात भ्रूण अपने विकास के दौरान अपने पूर्वजों के गुण को जो है दोहराता है। ठीक है, भ्रूण अपने विकास के दौरान अपने पूर्वजों के गुण को दोहराता है। याद रखेंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि लैमार्क और डार्विन के सिद्धांत में विभेद यानी कि अंतर लिखना है। कैसे लिखेंगे? लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप लैमार्क लिख देंगे, दूसरे तरफ आप डार्विन लिख देंगे। अब लैमार्क का सिद्धांत क्या रहा, उसमें 1 नंबर में आप लिखेंगे कि ये लैमार्क सिद्धांत अर्जित गुण वंशानुगत होते हैं। मतलब लैमार्क में 1 नंबर आप का लिखेंगे कि इसके अर्जित गुण जो हैं वंशानुगत होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि डार्विन के अनुसार प्राकृतिक चयन से विकास होता है। डार्विन वाला में 1 नंबर में क्या लिखेंगे कि डार्विन के अनुसार प्राकृतिक चयन के अनुसार विकास होता है। अब जो है आप लिखेंगे इसमें 2 नंबर दे करके लैमार्क में कि भाई अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पर बल दिया जाता है। यानी लैमार्क जो सिद्धांत दिया था उसमें जो है अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पे बल दिया जाता है। लेकिन डार्विन वाला में आप 2nd नंबर लिखिएगा कि योग्यता की उत्तरजीविता पर बल दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? तो योग्यता की उत्तरजीविता पर बल दिया जाता है। अब आप लिख लेंगे कि लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में निम्नलिखित अंतर है। लैमार्क जो है इसका अर्जित गुण वंशानुगत होते हैं और ये प्राकृतिक चयन के विकास पर होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इसके अंगों का जो है उपयोग और अनुप्रयोग पे बल दिया जाता है। और इस पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब कि योग्यता की उत्तरजीविता पे बल दिया जाता है। ठीक है जी।
अगर आपको इसमें से क्वेश्चन का जो है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए पूरे बायोलॉजी का, जैसे हम जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका पीडीएफ, उसका जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मीन्स रिकॉर्डेड वीडियो, या आपको इस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको जो है प्ले स्टोर से जो है एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको बायोलॉजी का जो है 299 का जो है आपको बैच खरीद लेना होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है मिल जाएंगे। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में लिखें। मीन्स रासायनिक विकास के बारे में आपको एकदम संक्षेप मतलब छोटा सा परिभाषा लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में? तो यदि आपसे पूछ दिया कि रासायनिक विकास जो है, रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया था। कौन दिया था भाई साहब? तो रासायनिक विकास का सिद्धांत जो है दो गो व्यक्ति दिया था। कौन? ओपेरिन और हाल्डेन, ये दो गो जो है व्यक्ति दिए थे इस रासायनिक विकास के सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में होता क्या है वो समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पहले जो है क्या आया? तब पहले रासायनिक पदार्थ आया। रासायनिक पदार्थ जो है जटिल कार्बनिक यौगिक बनाया, और जटिल कार्बनिक यौगिक से जो है प्रथम जीव की जो है पृथ्वी पे उत्पत्ति हुई। आप समझें कि नहीं समझे ये बता दीजिए। ठीक है, अब फिर से हम समझा देते हैं। देखिए रासायनिक विकास के सिद्धांत यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा किसने दिया है, तो ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया भाई? तो सबसे पहले सरल रासायनिक पदार्थ बना। सरल रासायनिक पदार्थ जिससे जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ बना, और जटिल कार्बनिक पदार्थ जिससे जो है प्रथम एगो जीव बना, और उसी जीव से जो है इतना बड़ा दुनिया बन गया। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर जो है 4, असमजात अंग क्या है? कोई दो उदाहरण से प्रस्तुत करें। तो असमजात अंग क्या है? तो वैसे अंग यानी जीवों के ऐसे अंग जिसके कार्य जो है समान होते हैं, मतलब काम जो है समान होता है, काम समान होता है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होते हैं। उत्पत्ति या संरचना जो है अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? उसे हम लोग कहते हैं असमजात अंग। क्या कहेंगे असमजात अंग में? कि जीवों के ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होते हैं, उस अंग को असमजात अंग कहते हैं। दो गो उदाहरण देवेला कहा है, तो कहिएगा कि पक्षी के पंख और तितली के पंख। पहला में जो है क्या लिखेगा? पक्षी के पंख और तितली के पंख। अब यहां पे जो है आप क्या समझें कि दोनों के तब पंख के काम का है समान है। भाई पक्षी का पंख का कार्य क्या है? पक्षी को उड़ना। और तितली के पंख के क्या काम है? तितली को उड़ाना। लेकिन इन दोनों का संरचना अलग अलग होता है। पक्षी का पंख जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन तितली का पंख जो है छोटी गो होता है। पहला उदाहरण। दो गो उदाहरण कहा है। दूसरा उदाहरण दीजिएगा कि मछली का जो है पंख, मछली का पंख आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मछली का पंख वेल देखे हैं? वेल मछली। तो वेल का जो है फ्लिपर, वेल का जो है फ्लिपर, ठीक है, फ्लिपर के जगह इसको जो है फ्लिपर मीन्स उड़ने वाला होता है। ठीक है, तब मछली के पंख का काम है मछली को तैरना, और वेल के भी जो है फ्लिपर का काम है तैराना। लेकिन ये दोनों के जो है संरचना अलग अलग है, उत्पत्ति अलग अलग है। काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक हो, लेकिन उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख और तितली के पंख का काम एक के है उड़ाना, लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है। मछली के पंख और वेल के फ्लिपर का काम उड़ाना है, लेकिन दोनों का संरचना अलग अलग है। ठीक है जी। अब देखिए
क्रमिक विकास, 5वां नंबर क्वेश्चन, क्रमिक विकास क्या है आपको लिखना है। सबसे पहले जब आप नोट्स में देखेंगे तब बड़ी आसान भाषा में भी लिखल है, इसका परिभाषा हम आपको नोट्स का सुनाते हैं। लिखल है, जीवों में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जिनसे नई प्रजातियां बनती है क्रमिक विकास कहलाता है। क्रमिक विकास क्या है, आइए अब आपको हम अपन लैंग्वेज में समझाते हैं क्या है। कोई जीव है, कोई जीव में जब धीरे धीरे जो है विकास होता है या धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई जो है अंडा में से पक्षी निकला, तो अंडा में से पक्षी निकला तो तुरंत उड़े तो नहीं लगता है, तो धीरे धीरे उसमें विकास होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रमिक विकास। यानी कि जीवों में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन या विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्रमिक विकास। या इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवों में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जिससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रमिक विकास। क्या हमने बोला कि जीवों में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन या विकास जिससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रमिक विकास। लिख लेंगे भाई साहब, आप कहेंगे बिल्कुल लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहेगा भूवैज्ञानिक महाकल्प क्या है। भूवैज्ञानिक महाकल्प क्या होता है, यानी कि भूमि को लंबे समय के अनुसार जब बांटा जाता है, भूमि को इतिहास के लंबे समय के आधार पे जब बांटा जाता है तो उसी प्रक्रिया को भूवैज्ञानिक महाकल्प कहा जाता है। आप सुने होंगे कि पृथ्वी का जो है विकास कैसे हुआ है, जैसे जो है ये वैज्ञानिक आके बताएं रासायनिक विकास में ओपेरियन और हेकल नामक जो है वैज्ञानिक ने क्या बताया था। ओपेरियन और कौन थे, हाल्डेन थे। तो ओपेरियन और हाल्डेन ने क्या बताया कि पृथ्वी पे पहले सरल रासायनिक पदार्थ आया, फिर सरल रासायनिक पदार्थ जो है क्या बनाया भाई, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाया, और जटिल कार्बनिक पदार्थ से जो है क्या बना, तो प्रथम जीव बना, जिसको हम लोग कहें रासायनिक विकास। लेकिन पृथ्वी के इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मतलब ये पृथ्वी पे जो है कैसे एगो क्वेश्चन बनता है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया, पहले आया होगा तो कौन सा जीव आया होगा, फिर उसके बाद क्या आया होगा, फिर उसके बाद क्या आया होगा। तो पृथ्वी के इतिहास को लंबे समय के आधार पे जब अलग अलग भागों में बांटा जाता है उसी को कहा जाता है भूवैज्ञानिक महाकल्प। यानी पृथ्वी के इतिहास को लंबे समय के आधार पर जब बांटा जाता है तो उसे ही कहा जाता है भूवैज्ञानिक महाकल्प। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है, उन्हें जिन महाकल्पों में वर्गीकृत किया गया है उन महाकल्पों के नाम लिखें। भाई 4 गो महाकल्प में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला है आघ्रजीवी, ठीक है भाई साहब। दूसरा को क्या बोलते हैं, पूरा जीवी, क्या बोलते हैं, पूरा जीवी। तीसरा को जो है हम लोग बोलते हैं मध्यजीवी, और चौथा को नवजीवी। क्या बोलते हैं, मध्यजीवी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं भाई साहब, चौथा को नवजीवी। नवजीवी। अब आघ्रजीवी मतलब आधा जीवन जिन्होंने जिया। पूरा जीवी मतलब जो जीव अपना पूरा जीवन जिया। मध्यजीवी जिसका विकास जो है मध्य इतिहास में कह सकते हैं आप हुआ। या नवजीवी जो नया जीव उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि भूवैज्ञानिक महाकल्प क्या है, यानी पृथ्वी के इतिहास को लंबे समय के आधार पे जब विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक महाकल्प। और महाकल्प को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आघ्रजीवी, पूराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा, अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। आप तो 10वां में पढ़े होंगे सर अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में अंतर बताइए, लेकिन लेंस फिजिक्स में पढ़ेला है। यहां पे आपसे पूछा है अपसारी विकास और अभिसारी विकास में अंतर बताइए। कैसे लिखेंगे,
आंसर डालेंगे। अपसारी विकास और अभिसारी विकास में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अपसारी विकास, एक तरफ अभिसारी विकास। अपसारी विकास में पहले क्या लिखेंगे कि एक समान पूर्वजों से अलग अलग विकास होना। अपसारी विकास में क्या होता है, जब एक समान के पूर्वजों से अलग अलग विकास होता है उसे अपसारी विकास कहते हैं। अभिसारी में क्या लिखेंगे, ठीक है कर उल्टा, कि अलग अलग पूर्वजों से एक समान विकास होता है उसे अभिसारी विकास कहते हैं। बात समझ गए? इसमें का एक समान पूर्वजों से अलग अलग विकास होता है, इसमें का अलग अलग पूर्वजों से एक समान विकास होता है। पहला नंबर लिख लेंगे। दूसरा आप लिखेंगे कि अपसारी में समजात अंग होते हैं, अभिसारी में असमजात अंग होते हैं। बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा अनुकूलन क्या है, इसका उदाहरण आपको देना है। अनुकूलन को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे नोट्स में 2 लाइन में जो है अगर आंसर नोट्स में लिखल गई है कि जीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले लाभदायक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। मतलब जीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले लाभदायक परिवर्तन को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे जैसे आप समझिए कि जैसे आप ऊंट को देखे हैं, ऊंट जो है एक बार पानी पीता है तो फिर 3 महीना तक उसको प्यासे नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? तो ओकर शरीर वातावरण के अनुसार विकसित हो गया है। जो ओकर हुड्डी निकलल रहता है उसको क्या बोलते हैं, कुबर। जो उसका लंबा सा पैर होता है, उसके कारण रेगिस्तान में वो आसानी से जिंदा रह सकता है बिना पानी के भी। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका अनुकूलन क्या है? आप लिख सकते हैं कि जीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले लाभदायक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। इसका एक उदाहरण देना था, तो ऊंट का लिखेंगे कि ऊंट के लंबे पैर और कुबर उसको रेगिस्तान में जिंदा रखने में सहायता प्रदान करता है। लिख लेंगे आप? लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। आइए जी, नेक्स्ट आपसे कहा अनुकूली विकिरण क्या है। अनुकूलन और अनुकूली में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। ठीक है, अनुकूली विकिरण क्या है आपसे पूछा, और इसका भी आपको एगो उदाहरण देके समझाना है। तो अनुकूली विकिरण क्या होता है, जब एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियां अलग अलग वातावरण के अनुसार विकसित होती है तो उसे कहा जाता है अनुकूली विकिरण। जब एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियां वातावरण के अनुसार अलग अलग विकसित होती है या अलग अलग वातावरण के अनुसार विकसित होती है। नहीं समझे? आइए समझते हैं। हम एगो पूर्वज हैं, लेकिन हमर बेटा जो है रह रहा है कश्मीर में, फिर हमर बेटी जो है रह रही है पंजाब में। तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उन सभी का जो है पंजाब और कश्मीर के अनुसार पैदा होगा। मीन्स अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग जो है पैदा हुआ सब। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो है जब एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियां अलग अलग वातावरण के अनुसार विकसित होती है, क्या बोले, जब एक ही पूर्वज से अनेक नई प्रजातियां अलग अलग वातावरण के अनुसार विकसित होती है उसे हमनी के कहते हैं अनुकूली विकिरण। इसका एगो उदाहरण देना था, तो उदाहरण दीजिएगा कि डार्विन की फिंच चिड़िया। क्या उदाहरण देंगे कि उदाहरण में लिखिएगा डार्विन की फिंच चिड़िया, जो पूर्वज होकर एक गो है लेकिन वो अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग नई प्रजातियां विकसित करती है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 में, कि जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इससे पीछे वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में भी हम ये क्वेश्चन बताए थे, फिर भी इसमें आ गया है तो फिर बता देते हैं। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं बताइए। हम बताएंगे कि जीन की संरचना में अचानक होने वाले अस्थायी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जीन की संरचना में अचानक
अचानक अस्थाई परिवर्तन होता है उसे ही जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे कि जीन की संरचना में अचानक जो अस्थाई परिवर्तन होता है या जीन की संरचना में अचानक होने वाली अस्थाई परिवर्तन को क्या बोलेंगे? जीन उत्परिवर्तन। अब जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है, मतलब जीन उत्परिवर्तन का जैव क्रम विकास में क्या भूमिका है? तो हम लिखेंगे कि यह नए गुण उत्पन्न करता है, जीवों में विविधता लाता है। मतलब जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है? यदि उत्तर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि जैव क्रम विकास में जीन उत्परिवर्तन की निम्नलिखित भूमिका है। पहला नंबर लिखेंगे कि यह नए नए गुणों का विकास करता है। दूसरा लिखेंगे कि जीवों में विविधता लाता है। और तीसरा लिखेंगे कि यही विविधता क्रमिक विकास को बढ़ाता है। बात समझ गए? बात समझें कि नहीं समझें? अब आपसे पूछेगा कि जीन उत्परिवर्तन से क्या समझते हैं? तो जीनों की संरचना में अचानक जो अस्थाई परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन। और इसका प्रभाव जैव विकास पे इस प्रकार पड़ता है कि नए नए गुणों की उत्पत्ति होती है, जीवों में विविधता लाई जाती है और जीवों की क्रमिक विकास का जो है आधार माना जाता है जीन उत्परिवर्तन को। बात समझ में आ गई जी? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर जब 10 आप देखिए लिए हैं तो 11 नंबर भी देखे में आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुवांशिक विचलन को आप परिभाषित कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते हैं? आइए करवाते हैं हम। अनुवांशिक विचलन का होता है जब छोटी जनसंख्या से संयोगवश जीनों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को अनुवांशिक विचलन कहते हैं। जनसंख्या छोटा होता है, मतलब छोटा जनसंख्या जब होके और उनके जीनों में जो परिवर्तन होगा, मतलब जीनों की परिवर्तन या जीनों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विचलन कहते हैं। फिर से आप सुनिएगा, आनुवंशिक विचलन क्या है कि जो छोटी जनसंख्या में संयोगवश होने वाले जीनों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को, फिर से छोटी जनसंख्या में संयोगवश जीनों में आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक विचलन। अगर आपको याद नहीं होके एक एक चीज को 4 बार पढ़िए। अनुवांशिक विचलन क्या है? तो जब छोटी जनसंख्या में संयोगवश जीनों में होने वाले नई परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? जीनों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को अनुवांशिक विचलन कहते हैं। याद कर लेंगे, लिख लेंगे कि छोटी जनसंख्या में संयोगवश जीनों में होने वाले आवृत्ति परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक विचलन कहते हैं। क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा है क्रमिक विकास को परिभाषित आप कर दीजिए। क्रमिक विकास पीछे भी आप क्वेश्चन किए हैं क्या? यहां पे किए हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सेम यहां पे आपको चिपका देना है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्रमिक विकास आप क्या लिखे थे भाई साहब? क्रमिक विकास क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखे थे कि जीवों में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जिनसे नई प्रजातियां बनती है उन्हें ही क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, कि जीवों में लंबे समय तक होने वाले धीरे धीरे परिवर्तन जिससे नई प्रजातियां बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमिक विकास कहते हैं। लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतानों में क्या संबंध है? बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतानों में संबंध आप बता दीजिए कि क्या है। आप क्या बताएंगे? तो संबंध बतावे कहा है, तो आप कहिएगा कि बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतान में संबंध यही है कि इन दोनों के अंग समजात अंग होते हैं। क्या कहिएगा? समजात अंग होते हैं। और दोनों का जो उद्भव हुआ है वो कहां से हुआ है? तना से हुआ है। कहां से हुआ है? तना, पेड़ के तना होता है ना, वहां से हुआ है।
अब लिख लेंगे जी, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतानों में क्या संबंध है? तो दोनों के जो है बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्टा के प्रतानों में यह संबंध है कि दोनों के समजात अंग होते हैं और दोनों का उद्भव जो हुआ है वो पेड़ के तना से हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां आपसे पूछा 14 नंबर, एपिसीटासिस क्या है? एपिसीटासिस क्या है, आप क्या बताएंगे? बताइएगा कि जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है या खत्म कर देता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एपिसिस्टासिस। क्या बोलते हैं? एपिसिटासिस, ठीक है। जब एक दिन नहीं जीन, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है, यानी दबा देता है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है या बदल देता है या खत्म कर देता है, उसे क्या कहते हैं? एपिसिटासिस। जब एक जीन दूसरे जीन के दबाव को क्या कर दे भाई, दबा, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दे या बदल दे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एपिसिटासिस। याद रख लेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपसे कहा है पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? बताओ जी, कौन दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत? कौन दिया था? क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाए थे ना जी, अर्नस्ट हेकल ने दिया था, अर्नस्ट हेकल, ठीक है। और इस सिद्धांत में क्या था? तो इस सिद्धांत में था कि व्यक्तिगत विकास जो है जातीय विकास के सिद्धांत का पुनरावृत्ति है, ठीक है। व्यक्तिगत विकास जो है जातीय विकास का जो है पुनरावृत्ति है, अर्थात भ्रूण का विकास जब होता है तो व्यक्ति में जो है पूर्वजों की अवस्थाओं को जो है दोहराया जाता है, ठीक है भाई, लिख लेंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 कहा ओंटोजेनी, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम था। ओंटोजेनी और फाइलोजेनी में दो अंतर बताइए। सिंपल सी बात है, लिखेंगे ओंटोजेनी एक तरफ, दूसरे तरफ फाइलोजेनी। पहले तो लिखेंगे कि ओंटोजेनी और फाइलोजेनी में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ ओंटोजेनी एक तरफ फाइलोजेनी। ओंटोजेनी में 1 नंबर में क्या लिखेंगे भाई साहब? ओंटोजेनी में 1 नंबर में लिखेंगे कि एक जीव से इसका विकास हुआ है। ओंटोजेनी का विकास केगो जीव से हुआ है? एगो जीव से हुआ है। इसमें लिखेंगे कि फाइलोजेनी का विकास जो है किसी जाति के विकास का अध्ययन कहलाता है। लिख लेंगे आप। अब जो है आप कहेंगे सर ये सब तो पढ़ाई लिखाई वाला बात है, तो इसमें एक जीव से विकास का हो गया, मतलब यहां पे आप लिखेंगे ओंटोजेनी में 1 नंबर दे के लिखेंगे कि इसमें जो है एक जीव के विकास का अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है जातीय विकास का अध्ययन किया जाता है। ओंटोजेनी में क्या होता है कि एक जीव के विकास का अध्ययन किया जाता है, फाइलोजेनी में क्या होता है कि जातीय विकास का अध्ययन किया जाता है। अब जो है इसमें क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो है अध्ययन किया जाता है। जन्म से मृत्यु तक का जो विकास हुआ है, जन्म से मृत्यु तक के विकास का अध्ययन होता है। अब फाइलोजेनी में क्या होता है कि पूर्वजों से वर्तमान तक के विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद हो गया जी। एंटोजेनी में क्या होता है कि एक जीव से जो विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी में किसी जाति के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें ओंटोजेनी में दूसरा नंबर आप क्या लिखे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, और फाइलोजेनी में लिखेंगे कि पूर्वजों से लेके वर्तमान तक के विकास का अध्ययन होता है, ठीक है। अब जो है यहीं पे देखिए अपसारी विकास का उदाहरण क्या है? बताइए जी, पीछे हम लोग पढ़े हैं अपसारी विकास और अभिसारी विकास में अंतर, तो यहीं पे आपसे बस पूछा है अपसारी विकास का एगो जो है उदाहरण दे दीजिए। तो अपसारी विकास का उदाहरण दीजिएगा, मनुष्य का हाथ, ठीक है, वेल का फ्लिपर और चमगादड़ का क्या होगा? पंख। अपसारी विकास के उदाहरण हैं। इनकी उत्पत्ति जो है समान है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। अपसारी विकास का उदाहरण आप क्या देंगे? आप देंगे भाई मनुष्य का हाथ हो गया,
वेल का फ्लिपर, वेल मछली होता है ना, वेल मछली का फ्लिपर हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, इस सब के संरचना एक के है। अरे मनुष्य के जैसन हाथ होता है ना भाई, वैसने वेल मछली के जो है पंख होता है, और वैसने चमगादड़ के पंख होता है हाथे के तरह। तो तीनों की संरचना अलग अलग है, लेकिन काम जो है डिफरेंट है। मनुष्य के हाथ का क्या काम है? खाना। चमगादड़ के हाथ का क्या काम है? उड़ना। नहीं, चमगादड़ के हाथ का क्या काम है? फाड़ना। वहीं पे जो है वेल मछली के फ्लिपर का क्या काम है? तैरना। तब भाई संरचना जो है इसका क्या है? सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग है। याद रखेंगे, 3 गो उदाहरण हमने बताए। अब सारी विकास के उदाहरण आपको बताना है। तो पहला का लिखेंगे मनुष्य का हाथ, दूसरा लिखेंगे वेल मछली के फ्लिपर, तीसरा लिखेंगे चमगादड़ के पंख। तीनों की संरचना एक है, लेकिन कार्य अलग अलग हैं। आइए जी, क्वेश्चन है 18 नंबर, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में अंतर स्थापित करें। नॉर्मल सा क्वेश्चन। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ रामापिथिकस, एक तरफ जो है ड्रायोपिथिकस लिखेंगे। इसमें 1 नंबर में आप क्या लिखेंगे? रामापिथिकस में इसमें लिखेंगे कि मानव का निकट पूर्वज माना जाता है। मतलब रामापिथिकस को जो है मानव का सबसे निकट पूर्वज माना जाता है। ठीक है। और ड्रायोपिथिकस क्या है? तो ड्रायोपिथिकस जो है बानरों का पूर्वज माना जाता है। राम लिखल है, मतलब राम जी मनुष्य थे। तो काल याद रखेंगे कि मनुष्यों के सबसे निकट पूर्वज जो है रामापिथिकस को माना जाता है 1 नंबर में। अब बानरों के पूर्वज जो है ड्रायोपिथिकस को माना जाता है 1 नंबर में। दूसरा नंबर लिखेंगे अधिक सीधा चलने की क्षमता। मतलब रामापिथिकस जो है बहुत सीधा चलता है सब, मतलब अधिक सीधा चलने की क्षमता। और ड्रायोपिथिकस जो है पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता, मतलब इन लोग जो है पेड़ पे रहते थे। और रामापिथिकस वाला जो है सीधा जमीन पे चलता था। ठीक है। एक और अंतर आप लिख सकते हैं कि जबड़े मानव के जैसे थे। रामापिथिकस के जो जबड़े होते थे वो मनुष्य के तरह थे, और इनके जबड़े जो है बानर की तरह थे, बानर की तरह। अब तो आप अंतर लिखिए लेंगे जी। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस क्या थे? रामापिथिकस का जो है मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, तो ड्रायोपिथिकस को जो है बानरों का पूर्वज माना जाता है। ये अधिक सीधा चलते थे और ये अपने निवास पेड़ों पे करते थे। ये जो है इनका जबड़ा जो है कैसा होता था? मनुष्य की तरह, और इनका जबड़ा जो है बानर की तरह होता था। ठीक है। तो ये जो है 18 क्वेश्चन रहे। 18 में तो आई थिंक ये 12 नंबर क्वेश्चन 5वें नंबर से मैच किया है, और ये 15 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर से मैच किया है। मतलब 18 में से 2 घटा दिया जाए तो 16 क्वेश्चन रहे। आज 16 के 16 जो है आसान क्वेश्चन रहे। यदि आपको एक बार वीडियो से याद नहीं होता है, इसको आप दोबारा देखिए, आपको याद हो जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, ये लिंक वगैरह आ रहा होगा बगल में, आप देख सकते हैं। ठीक है। और भी जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।